नमस्कार मेरे प्यारे बब्बर शेर शेरनियों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। और तैयारी तो करना भी चाहिए क्योंकि अब समय बचा ही नहीं है। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत के दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लोग भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने लोग भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए ताकि आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब क्या होता है। पाटलिपुत्र का वैभव को ही पाटलिपुत्र वैभवम कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाठ परिचय के बारे में। थोड़ा सा पाठ के परिचय के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, यह पाठ में क्या क्या है। तो देखिए, दिया गया है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। अस्य इतिहास सार्धस्य सहस्र द्वितीय वर्ष परिमित वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षण। कह रहा है बिहार राज्यस्य यानी कि बिहार राज्य की राजधानी नगरम यानी कि राजधानी, पाटलिपुत्रम यानी कि पाटलिपुत्र, सर्वेषु यानी सभी, कालेषु यानी समय में, महत्वम धारयत यानी महत्वशाली रहा है, महत्वपूर्ण रहा है। यानी कि इतना का अर्थ हो जाएगा भाई कि बिहार राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र सभी समयों में, सभी कालों में महत्व रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हुआ तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है, दिया है बिहार राज्यस्य यानी बिहार राज्य की राजधानी नगरम यानी राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्र, सर्वेषु यानी सभी, कालेषु यानी काल, महत्वम धारयन्ते यानी कि महत्वशाली रहा है, महत्वपूर्ण रहा है। यानी इसका अर्थ हो जाएगा बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी काल में महत्वपूर्ण रहा है। अब कह रहे अस्य इतिहास, इसका इतिहास सार्धक सहस्र द्वितीय वर्ष परिमित यानी इसका जो इतिहास है 2500 वर्ष का है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, अत्र मतलब क्या होता है, यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। यानी यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र आदि स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। यह है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। आगे कह रहा है कि वैदेशिका यात्रानी मेगास्थानीज साह्यान वेंसंग इतिसंग प्रभुतय पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व अंस्मरण ग्रंथेषु चक्रु पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्रम वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। अब कह रहा है वैदेशिका यानी वैदेशिका मतलब क्या होता है, विदेशी। यात्रानी यानी यात्री, मेगास्थानीज मेगास्थानीज, साह्यान, वेंसंग इतिसंग वेंसंग इतिसंग आदि
पाटलिपुत्रस्य यानी कि पटना के या पाटलिपुत्र के वर्णम यानी वर्णन स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु यानी अपने अपने स्मरण ग्रंथ में किए हैं। अब पाठे अस्मिन इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय का वर्णन किया गया। यानी कि इस दोनों का एक बार मैं बोलूं तो बिहार राज्य की राजधानी पटना सभी समयों में महत्वपूर्ण रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है और विदेशी यात्री मेगास्थानी फयान, वेनसंग, एतिसंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में। तो आप लोग का क्वेश्चन टपक गया। पहला क्वेश्चन आता है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। उसके बाद से आता है पटना किन किन क्षेत्रों में सभी का ध्यान आकर्षित किया है। तो वो राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में पटना जो है सभी का अपना ध्यान आकर्षित किया। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। तो आप लोग का हो जाएगा मेगास्थानीज, उसके बाद से फहियान, वेनसंग, इतिसंग इत्यादि। क्लियर है। तो अभी हम लोग केवल पाठ का परिचय पढ़े हैं और 2-3-4 ऑब्जेक्टिव टपक गया। और बिल्कुल आप लोग ध्यान लगाकर देखते रहिए वीडियो, आप सभी को क्लियर होते जाएगा। क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा भाई साहब, जब मैं आप लोग को आंसर। तो अभी मैंने पढ़ा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 25। उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन क्षेत्रों में पटना का ध्यान आकर्षण किया है। वो राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में। उसके बाद से आता है कि कौन कौन से विदेशी यात्री यहाँ पटना आए थे। तो मेगास्थानीज, फहियान, वेनसंग, एतिसंग। क्लियर है। और इस पाठ में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे लोग, तो पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में सामान्य रूप से इसका वर्णन करेंगे लोग। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बोलिए आगे बढ़ते हैं पंक्ति की ओर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पंक्ति की ओर। तो देखिए दिया है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरम अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुज्ञम वस विचित्रम महानगरम बभुआ। यानी कि कह रहे हैं कि प्राचीनेषु, प्राचीनेषु मतलब क्या हो जाएगा, प्राचीन, भारतीयेषु यानी कि प्राचीन भारतीय में, प्राचीन भारतीय में नगरे यानी कि नगरों में, अन्यतमम, अन्यतमम मतलब क्या होता है, अन्यतमम मतलब अगर कोई कहता है अन्यतमम मतलब क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, श्रेष्ठम होता है। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्र क्या है, वसद विचित्रम महानगरम बभुआ। यानी कि प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ या अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर आया। कह रहा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे अन्यतमम पाटलिपुत्रम यति गंगयम वसद विचित्रम महानगरम बभुआ। यानी प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। अब कह रहे तद विषय यानी इसके विषय में दामोदर गुप्त यानी दामोदर गुप्त नामक कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीति काव्य यानी कूटनीति काव्य में कथयति यानी कहा है। यानी पूरा का अर्थ हो जाएगा कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा एक विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीति काव्य में कहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर टपक गया कि कूटनीति काव्य का रचना किसने किया था। चाहे कूटनीति
काव्य किसका रचना है? तो दामोदर गुप्त का। क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आएगा कोई कि कुछ काव्य किसकी रचना है? दामोदर गुप्त का। चाहे दामोदर गुप्त द्वारा रचित कौन सा काव्य है? तो कूटनीतिक काव्य। इतना क्लियर हुआ? आप लोग को साथ में क्वेश्चंस भी कराते जा रहे हैं कि किस पंक्ति से कौन कौन क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। यानी कि एक बार वीडियो देखिए तो ताकि उसका क्वेश्चन आंसर आपको रटना ही नहीं। चलिए, तो आखिर दामोदर गुप्त ने कूटनीतिक काव्य में क्या कहा है? आगे आइए। देखिए, कह रहे हैं कि इतिहासे श्रूयते यत्, इतिहासे श्रूयते यत् गंगया अस्तिरे बुध काले पाटलीग्राम स्थित आसीत। यानी कह रहे हैं कि इतिहास से श्रुते, यानी इतिहास में सुना जाता है कि, यत मतलब कि गंगया अस्तिरे, यानी गंगा के किनारे बुध काले पाटलीग्राम स्थित आसीत। यानी कह रहे हैं इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के तट पर पाटलीग्राम नामक नगर स्थित था। अब कह रहे हैं यत्र च, यानी कि यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत समागत, यहाँ पे भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। तेन कथित आसीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, और उन्होंने कहा था यही नगर, यही गांव, सॉरी यही ग्राम आगे चलकर महानगर बनेगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतः भविष्यति। यानी कह रहा है लेकिन कलह, अग्निदाह, जलपुरस और भय से हमेशा घिरा रहेगा। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। कि इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली पुत्र पाटली ग्राम पाटली नामक ग्राम अवस्थित था, और भगवान बुद्ध यहाँ पे बहुत बार आए थे, और उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी, बाढ़ के भय से रहेगा। चलिए, फिर एक और क्वेश्चन टपक गया। क्वेश्चन है 2 नंबर में, बहुत VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था यही गांव आगे चलकर महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी, बाढ़ से बाढ़ और भय से हमेशा घिरा रहेगा। समझ में आ गया? उसके बाद से ऑब्जेक्टिव एक पूछा जाता है कि बुद्ध के समय में पाटली या पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए हम लोग का एक पंक्ति छूट गया है। एक श्लोक था आपके बुक में, शायद मैं छोड़ दिया हूं, टाइप नहीं हो पाया क्या? थोड़ा सा एक श्लोक आप लोग का छूट गया है, मैं उसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि दामोदर गुप्त ने कूटनीति काव्य में कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ये वाला श्लोक थोड़ा सा छूट गया था, इसको ऐड कर लीजिएगा। था अस्ति महित तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम न अन्य पाटलिपुत्रम परिभूत पुंद्रम स्थानम। यानी कह रहा है कि पृथ्वी, लिख दे रहा हूं केवल अर्थ, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्र लोक
के समान। थोड़ा सा आप लोग को ओवरव्यू करा देता हूं पाठ परिचय के बाद। देखिए, प्राचीन जो नगर था उस ये पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा महानगर था। इस संबंध में दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कुतनी काव्य में कहते क्या थे कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक जो नगर है शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली है, यानी इंद्रलोक के समान है। उसके आगे हम लोग पढ़े हैं कि इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटलीग्राम अवस्थित था, जहां भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उनके द्वारा कहा भी गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ों, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। बाद में यही पाटलीग्राम घिरा होगा। शायद यहीं तक मैंने पढ़ाया था कि लड़ाई झगड़े आग लगी से हमेशा घिरा रहेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा छूट गया था, उसको ऐड कर लीजिएगा। अब कह रहे बाबू कि कल अंतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र इति कथयति, यानी कि बाद में पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहने लगे या कहते हैं, यानी बाद में पाटलीग्राम को का नाम हो गया पाटलिपुत्र। अब कह रहे चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत्। यूनान राजदूत मेगास्थानीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयन्ति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शनी अशोकस्य समय सुतरा समृद्धम। यानी कह रहा है कि बाद में पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। अब कह रहे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। यह बात यूनान के राजदूत मेगास्थानीज ने अपने स्वसंस्मरण ग्रंथ में इसका निरूपण किया है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन टपक गया कि किसके शासन काल में पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। अब आता है कि यह बात किसने लिखा था, तो मेगास्थानीज ने। मेगास्थानीज कौन था, तो यूनान का राजदूत। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आया कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो अति उत्कृष्ट। या अगर आपसे कोई कहेगा किसके शासन काल में पटना नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था, तो बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अब आगे आता है कि यह बात किसने लिखा था, मेगास्थानीज ने लिखा था अपने ग्रंथ में। और यह मेगास्थानीज कौन था, यूनान के राजदूत था। कह रहे कि अस्य नगरस्य वैभव, और इस नगर का वैभव प्रियदर्शनी अशोकस्य समय समृद्धम आसीत्। और इस नगर का वैभव प्रियदर्शनी अशोक सम्राट के समय में समृद्ध। यहाँ पे आता है के शासन काल में पटना नगर का वैभव प्रियदर्शनी तथा सुतरा समृद्धि अशोक के। आप लोग को साथ में मैं क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूँ कि किस प्रकार से पूछेगा, ताकि आगे मैं जब क्वेश्चन कराऊं तो आप लोग बिना सोचे डायरेक्ट आंसर लिखें। तो देखिए यहाँ पे दिया है उसका अर्थ कि बाद में यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। इसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थानीज ने अपने आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक समय में और अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे दिया है कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्राक्तते इति राजशेखर स्व काव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर असम्मिति। यानी कह रहा है बहुकालम, यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही।
यह राजशेखर के नामक कवि की अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन करते हैं। तो आता है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा राजशेखर। या राजशेखर द्वारा किस ग्रंथ का रचना किया गया था, तो काव्य मीमांसा। मैं जितना ये बता रहा हूँ आगे चल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब राजशेखर ने इसके बारे में क्या कहे हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो बोले हैं कि अत्र उपवर्ष विह पाणिनि पिंगल विडिह वैयाडी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षा ख्याति उपवर्जुन परजामु। तो कह रहा है कि यह उपवर्षे वर्ष अवत्याम यह पाणिनि पिंगल अवत्याम व्याडी वर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति उपजामु तो चलिए यहाँ पे यह का अर्थ क्या होता है। यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति, ये समझ में आ रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। यानी कतिपयेषु यानी कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु यानी कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में तथा पुराण आदिषु यानी पुराणों में पाटलिपुत्र से यानी पाटलिपुत्र का नामांतर यानी कि नाम में अंतर मतलब का दूसरा नाम पुष्पपुरम या कुसुमपुरम भी देखने को मिलता है। अनेन ज्ञायते, इससे पता चलता है कि यत मतलब कि नगरस्य अस्याय यानी कि नगर के समीप अस्याय समीपम पुष्पा नाम यानी फूलों की बहु उत्पादनम भवति अस्म, यानी क्या उत्पादन अधिक होता, यानी कह रहा है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीप में बहुना नाम बहु उत्पादनम भवति अस्म। कह रहा है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पाटलिपुत्र इति शब्द अपि पाटल पुष्पानाम कुटलिकार्य रचना आश्रित्य प्रचलित शरद काले नगरे अस्मिने कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलते। यानी कह रहा है कि पाटलिपुत्र जो है पाटलिपुत्र का जो शब्द है पाटल पुष्प से लिया गया है। पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्प से लिया गया है। यह बात कुटलिकार रचना एक रचना है, उससे यह क्या किया गया है, लिया गया है। अब कह रहे शरद काल में नगरे अस्मिना, यानी कि शरद काल में नगर में एक कौमुदी महोत्सव और यह समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित है। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभवन, समय सभी लोग आनंद मग्न रहते थे और संप्रति दुर्गा पूजे अवसरे तदृश एवं समारोह दृश्य। अब यह अवसर दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ देखते हैं कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा बात कुटलिका रचना में वर्णित है। अब है गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में
शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा दृश्य देखने को, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ गया कि आएगा कि पाटलिपुत्र शब्द का पाटलिपुत्र शब्द में पाटलिपुत्र शब्द का उत्पत्ति किससे, मतलब किसका आशय लेकर पाटलिपुत्र नाम रखा गया था पाटलीग्राम को। तो देखिए ऐसा पुटलिका रचना में वर्णित है, आएगा पाटल पुष्पों को लेकर। अब आएगा कि यह बात किस रचना में वर्णित है, तो पुटलिका रचना में वर्णित है। अब आगे है कि किसके शासन काल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है किसके शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो गुप्त वंश के शासन काल में। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, कौमुदी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में, तो शरद ऋतु में। यह अवसर अब कब देखने को मिलता है, तो दुर्गा पूजा के अवसर पर यह दृश्य देखने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि काल चक्र अवसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमित जीर्ण अभवत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा आदिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जात। आंग्लो शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रा विकास जाता। यानी कि कह रहा है कि समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा अक्षरों नाटक में मिलती। आइए कह रहा है कि काल चक्र अवसाद यानी कि समय परिवर्तन में के मध्य काल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र यानी कि हजारों वर्ष से था। ऐसा संकेत मिलता है तो अनेक संस्कृत ग्रंथ में और मुद्रा अक्षर में प्राप्त है। अब कह रहे कि मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धार जाता, और मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का जो सुधार हुआ था। और अंग्लो शासन काले, अंग्लो मतलब होता है इंग्लिश, मतलब होता है अंग्रेज, यानी अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र से यानी पाटलिपुत्र सूत्रा विकास जाता, यानी पाटलिपुत्र का विकास बहुत अधिक हुआ है। तो देखिए इसका अर्थ कि समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजार वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा अक्षरों नाटक में मिलता है। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में नगर में काफी विकास हुआ, यानी अंग्रेज के शासन काल में भी नगर का काफी आएगा। किसके शासन काल में, इस अंग्रेज के शासन काल में। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नगर इदम मध्यकाले एवं पटन इति न अन्य प्रसिद्धि मगात अयम च शब्द पटन इति शब्दार्थ निर्गत नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यपि पूज्यते। यानी कह रहा है कि यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यह शब्द यानी पटना जो शब्द है पटन शब्द से बना है। किससे बना है, पटन से। यानी तो आएगा पटना शब्द किस शब्द से बना है, पटन से। अब यहाँ पे नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। तो आएगा कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पटना। पटना जो नाम है कहाँ से लिया गया है, पटन शब्द से लिया गया है। और यहाँ पे बहुत VVI ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पटना के पालन करने वाली या रक्षा करने वाली देवी का क्या नाम है, तो पटन देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। यानी क्या कह रहा है कि संप्रति पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, यानी कि
इस समय पाटलिपुत्र, जो कि पटना नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कि इस समय पाटलिपुत्र अति विशालम वर्तते, इसका बहुत ज्यादा ही विकास हुआ, और बिहारस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार होती, यहाँ पे दिन प्रतिदिन इस नगर के क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। अस्य उत्तरस्य दिशि गंगाया नदी प्रवहती, यानी कि इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, और इसके ऊपर गांधी सेतु नामक पुल, जो कि एशिया महादेश के सबसे लंबा पुल है। किंच रेल यान सेतु अपि निर्माण अयो वर्तते, अब इस पे रेल, मतलब ये रेल के लिए भी इसका निर्माण हो रहा है, सेतु। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन यानी कि प्रत्येक दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल बना हुआ है, और रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे पूछता है कि पटना किसके किनारे बसा हुआ नगर है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। अब कह रहा है कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है। इसके उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती है, क्या है, पूछता है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा। इसके ऊपर कौन सा पुल है, तो गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु पुल क्या है, तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय संति, यानी कि नगरे अस्मिन, यानी इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय जगह है, यानी दर्शन स्थल है। अब कह रहे प्राचीन पटना नगरे, यानी प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय यानी सिख संप्रदाय के पूजनीय यानी पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंदस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारम नाम प्रसिद्ध वर्तते, यानी प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है, जो कि जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह यानी सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थानि यात्रानि दर्शनम यन्ति, यहाँ पे देश के हर एक कोने से तीर्थ यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पटना में प्रमुख पर्यटक स्थलों के नाम लिखे। आप लोग लिख लीजिएगा कि पटना में प्रमुख पर्यटक स्थल निम्नलिखित है: संग्रहालय यानी म्यूजियम, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर। उसके बाद से सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ये सारे चीज दर्शनीय स्थल है। तो आता है सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, और इनका जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। तो देखिए दिया है, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा
10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग लाइक करते रहिए। आप लोग लाइक करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? लाइक करते रहिए, अपने जितने भी मित्र हैं सबको शेयर कर दीजिए एक बार आप सब। ठीक है, चलिए आगे हैं। कहा जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है, जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् आयदि अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयन्ति सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय इति पर्यटन मानचित्रे नगर इदम महत्वपूर्णम। यानी इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है और पर्यटक के दृष्टि से यह नगर अति ही महत्वपूर्ण है। अब जाके हम लोग का इस चैप्टर का अर्थ कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में हम लोग पूरे पाटलिपुत्र वैभव के बारे में पढ़े हैं कि पाटलिपुत्र के बारे में आपका दामोदर गुप्त ने क्या कहा है और भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, राजशेखर ने क्या कहा है। उसके बाद से यहाँ से कौन कौन से लोग परीक्षित होकर यानी शिक्षित होकर ख्याति पाए। उसके बाद से पटना का जो नाम है, आता है एग्जाम में क्वेश्चन, पटना को किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद से हम लोग देखें कि पटना के इस चैप्टर में देखें कि पटना में प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़ें। तो ये मिलाकर पूरा अर्थ आप लोग को होगी। अगर डाउट है तो एक बार फिर रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, आप लोग को समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आज के क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं आप लोग का जबरदस्त वाली क्लास, नागिन डांस करा देने वाली क्लासेस है। तो इसमें पहला क्वेश्चन से देखते हैं ही देखते आप लोग का जवाब आ जाना चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। 18 में, 19 में, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ऑप्शन दिया है कि 100 वर्ष, 1500 वर्ष, 2500 वर्ष, 2000। तो मैंने बताया है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष। इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। तो साहित्य दर्पण, कूटनीति काव्य, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर। देखिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट ऑब्जेक्टिव जानबूझ कर कर रहे हैं ताकि इसके प्रीवियस में हम लोग इतना ना बेटर तरीके से पढ़ लिए हैं कि क्वेश्चन तो देखते ही लग रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन देख लीजिए है भी नहीं, लेकिन 2021 में पूछा भी गया है एनुअल में, सेकेंड सिटिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, मुद्रा अक्षर, मृग छटिक, कुतनिका काव्य। यानी दामोदर गुप्त ने किस महाकाव्य की रचना किया था। तो कुतनी काव्य। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा। कुतनी काव्य, दामोदर गुप्त ने कुतनी काव्य का रचना किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गोलघर कहाँ है। तो क्या है, भागलपुर में, गया में, दरभंगा में, पटना में। तो कहाँ पे है भाई साहब, कह दीजिए। मेरे में घर में तो नहीं है ना। चलिए गोलघर कहाँ है, तो पटना में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है। तो सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र है कि दरभंगा है कि भागलपुर है कि नालंदा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। यानी पाटलिपुत्र जो है शिक्षा के दृष्टि से क्या है, हमारे इंद्रपुरी से भी अच्छा है, सुंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित है। गुप्त शासन काल में, अशोक के शासन काल में, मौर्य शासन काल में, अंग्लो शासन काल में। तो कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित था। तो गुप्त वंश के शासन काल में। आप लोग देखते ही दिल गार्डन गार्डन सा हो जा रहा होगा कि कितना मजा आ रहा है। मजा इतना देर से चिल्लाने का मजा है, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन देखते ही आप जवाब दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसके पहले वाला क्लास आपको बेटर समझ में आया। चलिए पाटलिपुत्र वैभवम,
पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? 2020 में पटना पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है पटना, इलाहाबाद, भागलपुर, बनारसी। यानी पाटलिपुत्र वैभवम पाठ किस में? तो पटना, पटना का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? 200 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक, 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक? कितना वर्षों तक? तो अभी मैंने बताया 1000 वर्षों तक, यानी 1000 वर्षों तक मध्यकाल में क्या रहा? पटना का स्थिति बड़ा जर्जर रहा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए, सारा क्वेश्चन जबरदस्त वाला है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटनम से, पाटन से, पटन देवी से, पाटली से। किससे बना हुआ है? तो पटनम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका 2021 में, 2023 में बना है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि पटना पटन देवी के नाम से। अरे भाई साहब, पटना का पालिका देवी थी पटन देवी, समझ में आ गया? उनके आसन ये पटनम से ही पटना लिया गया था सर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पुनपुन नदी, गंडक नदी, गंगा नदी, सोन नदी? तो काहे के पुनपुन नदी यार? यहाँ पे तो क्या होना चाहिए? गंगा ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, और प्रश्न क्या है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो दिया है गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु तेज बहादुर। तो भाई साहब, गुरु नानक तो सिख के पहला गुरु थे, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और गुरु रामदास का तो हम लोग तो नाम ही नहीं जानते हैं चैप्टर में, या कहाँ से जाएंगे? गुरु तेज बहादुर भी तो नाम ही नहीं सुने हैं, तो आएगा कहाँ से यार? यहाँ पे सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था, और इनका जो जन्म स्थान है गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देखते रहिएगा किस किस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से नागिन डांस करा देने वाली क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के खोपड़ी में छेद कर देगा। चलिए 12वां प्रश्न है कि परिभूत पुंदरम स्थानम की संज्ञा किससे दी गई है? बुद्धम से, मुद्रा अक्षर से, पाटलिपुत्र नगर से, गुप्त वंश से? तो मैंने बताया था परिभूत पुंदरम, पुंदरम मतलब इंद्र, इंद्र का, इंद्र से तुलना, इंद्रपुरी से तुलना किसका किया गया है? तो पाटलिपुत्र नगर का, यानी पटना का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गांव की, गुरु घर की, गुरुग्राम या गुरुद्वारा? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? गुरुद्वारा, गुरुद्वारा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? यहाँ पे कौन नहीं, कौन है? पटन देवी, गौरी, शीतला देवी, काली? तो क्या हो जाएगा भाई साहब? ए, पटन देवी ही क्या है? पटना की पालिका देवी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? गांधी सेतु है कि जगजीवन सेतु है कि राजेंद्र सेतु है कि धनु सेतु है? तो पटना के गंगा नदी पर यदि एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु गांधी सेतु है भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्रे परिमित निर्णितम रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में प्रश्न निम्न में कौन सा है? कीदृशम, किम, कुत्र, आकदा? यहाँ पे तो रेखांकित किया ही नहीं है। अब क्या होगा? कदा हो जाएगा। यहाँ पे रेखांकित नहीं किया गया है, छूट गया है। हालांकि इसका राइट आंसर हो जाएगा कदा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है, उद्योग का क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र, इनमें सभी? तो इनमें क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी। इसका सारा नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ये सारा पीडीएफ हम टेलीग्राम में क्या कर देते हैं? शेयर कर देते हैं। चलिए वेनसंग का वेनसंग कब आया था? गुप्त वंश के समय में आया था कि वर्धन वंश के समय में आया था कि मौर्य वंश के शासन काल में आया था कि इनमें सभी आया था?
तो वेनसंग कब आया था भाई साहब? तो वर्धन वंश के शासनकाल में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यह ग्राम महानगर होगा लेकिन अग्निदाह बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा। किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये कहाँ कहे थे? नहीं कहे थे भाई साहब, गुरु नानक ने भी नहीं कहा था, और राजशेखर का, ये काहे का होगा यार? बुध ने। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के डैश गुरु हैं। कौन सा गुरु है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सब देख सकते हैं। दसम गुरु, प्रथम गुरु, अष्टम गुरु, पंचम गुरु। पंचम गुरु तो गुरु अर्जुन देव थे, प्रथम गुरु गुरु नानक थे, और दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लास कैसा समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट करते रहिए, और सारे बच्चे एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए कूटनीति काव्य के रचनाकार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, मेघस्थानी, समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त। तो कूटनीति काव्य का रचनाकार कौन है? तो मैंने बताया था दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। यानी किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? महावीरस्य, गुरु गोविंद सिंहस्य, गुरु नानकस्य, राजा राम मोहन राजस्य। यानी कि किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? तो आपका क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग को देखिए इंटरेस्ट आने का मतलब है कि इसके पहले जितने भी हम लोग उतना शिद्दत से मेहनत किया उसी का फल है। आप लोग देखते ही आप लोग का मतलब लग रहा होगा, दिल गार्डन गार्डन सा बोल रहा होगा कि अरे कुछ भी भारी नहीं है, हम लोग इस बार क्लास 10th का औकात दिखा देंगे। चलिए आगे आइए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? कुलीग्राम, उत्कल प्रांत, पाटलिपुत्रम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? केरल की, पश्चिम बंगाल की, बिहार की, झारखंड की? भाई साहब पाटलिपुत्र मतलब पटना। अब पटना की बात आ गया तो बिहार तो आएगा ही जी। तो इसलिए बिहार की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? चंद्रगुप्त, मेघस्थानी, राजशेखर, दामोदर गुप्त। तो क्या हो जाएगा? राजशेखर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग का समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग लाइक करते रहिए। ये देख लीजिए क्वेश्चन कितना VBI 18 में पूछा है, 11 में पूछा है, 18 कंपार्टमेंट में पूछा है, 22 में भी पूछा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख। तो ये क्या थे? सिख धर्म के गुरु थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्ञः अशोकस्य समयः अस्य नगरस्य वैभवम् कीदृश आसीत्। यानी असमृद्धम, समृद्धम, विपरह कोई नहीं, तो समृद्धम आसीत। ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि मेगास्थानीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, कि अंग्रेज के शासनकाल में, कि अशोक के शासनकाल में, कि मुगल वंश के शासनकाल में? तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर। और मेगास्थानीज कौन था भाई साहब? तो यूनान का राजदूत था। यूनान का क्या था? राजदूत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? 18 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है भाई साहब। मध्यकाल में, अंग्रेज के शासनकाल में, मुगल वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में? किसके शासनकाल में? तो मध्यकाल के शासनकाल, मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाटल पुष्पों की पुटलिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र, पटना, पुष्पपुर, कुसुमपुर। तो 31 का क्या हो जाएगा भाई साहब? पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थानी, इतिसंग, फाहियान, वेनसंग। यूनान का राजदूत कौन था? तो अभी मैंने बताया था कौन है? मेगास्थानी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरद ऋतु। देख लीजिए क्वेश्चन देखते ही आपका दिल गार्डन गार्डन सा हो जा रहा है। बहुत मजा आने वाला है भाई साहब, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट का धजिया उड़ा दे रहे हैं। मेगास्थानीज कहाँ का राजदूत था?
श्रीलंका का, जापान का, यूनान का, चीन का। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा, तो यूनान का, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों को क्लास बेटर लग रहा होगा तो जरूर आप लोग शेयर करेंगे, वो जरूर, मेरे को विश्वास है। कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? पाटली, पावन, पाटल, पाटन। तो कालांतर में पाटलिपुत्र कौन गाया? तो पाटली ग्राम होना चाहिए, पाटलिपुत्र कहलाया, पाटली ग्राम, पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। चलिए आगे, बिहार से कस्मिन नगरे गोलगृहम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्रम नगरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सब्जेक्टिव की ओर। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग का बाबू कंप्लीट हो गया, अब हम लोग सब्जेक्टिव की बारी है। तो आइए, दिया है 2018 में और 20 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम लिखे। तो आप लोग लिख लीजिएगा, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है? पाटलिपुत्र शब्द गुलाब के फूलों के नाम का आशय लेकर बनाया गया है, ऐसा पुटलिका रचना में वर्णित है। यानी कि हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, ये पुटलिका रचना में लिखा गया है कि पाटलिपुत्र गुलाब के फूलों के नाम का आशय लेकर, यानी पुष्पों के नाम के आशय लेकर ही बनाया गया। पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुम प्राप्त होता। तो आता है कि एक ऑब्जेक्टिव, पाटलिपुत्र और किन किन नामों से जाना जाता है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? 2023 में पूछा गया है। पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? इन वाक्यों में, ये 2014 में पूछा गया है। तो दोनों का आंसर एक के समाहरे हो जाएगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर पूजनीय स्थल है, क्योंकि यहाँ पे सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और यह गुरुद्वारा के नाम से भी। चलिए, क्लास की हिस्सा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करिए। अगला है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम देखने को मिलता है? तो पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि देखने को मिलता है, 2018 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पहले ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। ये तो आप लोग को दे दिए हैं कि ताकि एक ही वीडियो में आप लोग को संपूर्ण कंसेप्ट मिल जाए, यानी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, एक चैप्टर 1 वीडियो। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, या दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या कहा था? दोनों का एक ही आंसर है। दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है, यहाँ विद्वान लोग बसते हैं, क्योंकि यहाँ महानगर की तुलना इंद्रलोक से की गई है। इसे सरस्वती का कुलगृह भी कहा गया है। अगर कोई कहेगा सरस्वती का कुलगृह कौन है? पटना। आगे है, कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो मेगास्थनीज, फयान, वेनसंग, इतिसंग विदेशी यात्री आए थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त तथा अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत था, यानी उत्कृष्ट था, यह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में यह नगर का वैभव अधिक ही समृद्ध था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो वहीं पाटलिपुत्र में शरद काल में एक कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ये किसके शासन काल में? तो आप लोग का ये थे गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था, और वही समारोह आजकल दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा था? तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा था कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, जहां अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल, वायडी, वररुचि, पतंजलि आदि भी यहीं से पढ़कर ख्याति पाई। आप लोग देखिए, सारा क्वेश्चन का धज्जिया उड़ा दिया। अब लास्ट ही चल रहा है हम लोग का कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा का संबंध लेखक ने के क्या विचार है। यानी प्रस्तुत में लेखक ने बताया कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने, हमें से जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का कुलगृह था, यानी यहाँ पे शिक्षा का केंद्र था। राजशेखर ने के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वायडी, वररुचि, पतंजलि यहाँ पर ख्याति पाई। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र रहा होगा।
रहा होगा क्या? है, अभी भी है। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? ये देखिए भाई साहब, बहुत आग लगा देने वाली क्वेश्चन है। तो भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में पाटलिग्राम में बहुत बार आए थे और यहाँ पे आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया और उन्होंने कहा था कि यही गांव आगे चलकर महानगर होगा। लेकिन दुख की बात यह रहेगा कि यह आग जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव शरद काल में मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासन काल में। इस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे। पाटलिपुत्र वैभव के 5 वाक्यों में परिचय देता। भाई सब उतना हम लोग पढ़े हैं, 5 वाक्य काफी है। आप लोग अपने से कर लीजिएगा कि पाटलिपुत्र वैभव में बिहार राज्य की राजधानी पटना का महत्व का किया गया है। गोलगिरी यहाँ के बाद से यहाँ पे काव्य मीमांसा में राजशेखर ने क्या कहा, दामोदर गुप्त ने क्या कहा, उसके बाद से यहाँ पे गौतम बुद्ध ने इसके बारे में क्या कहा, पूरा लिखिएगा आप लोग। 5 वाक्य बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर का वैभव का वर्णन करें। तो इसमें जितने भी आपका सारांश है उसको हो जाएगा। हालांकि ये 2013 में पूछा गया, 14 में। और तो आज का क्लास कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करेंगे। इसका मैं दोनों का आंसर नहीं पढ़ाया क्योंकि पूरा शुरू से अभी तक लगभग 1 घंटे से मैं तो उसी को डाल देना है। हालांकि कुछ तो आज के क्लास आई थिंक बहुत बेटर लगा होगा आप सभी को। तो अगर आप इस क्लास से सेटिस्फाइड है तो ज़रूर अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। दैट्स ऑल। जय हिंद।